कहानी की शुरुआत में हम एमा नाम की लड़की को देखते हैं। वो मिस्टर एंड मिसिस वाइट नाम के लामा के साथ रहती है। आज एमा का बर्थडे था, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ गुलेल से निशाने लगाने लगी। वो आसानी से सारे निशानों को गुलेल की मदद से नीचे गिरा देती है। सब उसकी तारीफ करने लगे, मगर एक लामा इससे जरा भी खुश नहीं था। वो एमा का गुलेल लेकर उसकी तारीफ करने लगता है। एमा कहती है कि ये गुलेल मेरे पापा ने मेरे लिए बनाई है। लामा कहता है कि मिस्टर वाइट एक लामा है और तुम पता नहीं क्या हो, तो आखिर वो तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं। एमा इससे काफी नाराज हो गई। वो उससे अपनी गुलेल वापस मांगती है, पर लामा ने गुलेल देने से मना कर दिया। एमा उसे अपनी बातों में उलझाकर उससे गुलेल छीन लेती है। इस बात से गुस्सा होकर लामा उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर एमा अपनी छोटी साइज का फायदा उठाकर तेजी से इधर उधर भागकर पेड़ पर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से लामा उसे पकड़ नहीं पाया और मुंह के बल जमीन पर जा गिरा। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने लामा दोस्तों से कहता है कि एमा कोई लामा नहीं है, इसीलिए आज के बाद से कोई भी उसके साथ नहीं खेलेगा और ना ही उससे बात करेगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एमा को भी अपनी असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो एक छोटे इंसानों की प्रजाति से है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि तुम्हें उसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। मेरी मॉम ने तुम सबके लिए खाना बनाया है, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो। मगर वो लामा भी उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। उसके जाने के बाद दिमित्री वहां गया। वो कहता है कि तुम्हारे दोस्त काफी अजीब तरह से बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि वो इस गांव को छोड़कर कभी बाहर नहीं गए और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। एमा पूछती है कि क्या तुम मेरे बारे में जानते हो। दिमित्री कहता है कि मैं दुनिया में घूमकर व्यापार करता हूँ और मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई देते हैं। एमा उन सभी लोगों के बारे में पूछने लगी, लेकिन तभी मिस वाइट उसे बुला लेते हैं। दिमित्री कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहो तो मैं रात को तुम्हें यही मिलूंगा। यह कहते हुए वो वहाँ से चला गया। एमा भी घर जा जाती है। मिस्टर एंड मिस वाइट उसके दोस्तों के लिए टेबल पर प्लेट से रखने लगे। एमा उदासी के साथ कहती है कि कोई मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आने वाला, तो आपको यह सब करने की जरूरत नहीं। मिस्टर वाइट उसे खुश करने के लिए एक गिफ्ट देते हैं। एमा को लग रहा था कि बॉक्स के अंदर ड्रेस होगी, पर उसके अंदर एक वाइट हेड थी। मिस वाइट एमा को हेड पहनाकर कहती है कि इस हेड को पहनने के बाद तुम एकदम लामा की तरह लग रही हो। एमा हेड को उतार कर कहती है कि पर मैं कोई लामा नहीं हूँ, मैं आप सब लोगों से अलग हूँ। और सबसे बेकार बात है कि मैं ये भी नहीं जानती कि आखिर में क्या हुआ, यहाँ तक कि आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। आज के दिन में सिर्फ आपको मिली थी। मिस वाइट कहती है कि हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तुमसे प्यार किया और हम हमेशा तुमसे प्यार करते रहेंगे। तुम हमारी प्यारी बेटी हो। एमा पूछती है कि क्या सच में मैं आपको समुद्र किनारे पड़ी हुई मिली थी, और क्या आपके कभी भी मेरे जैसे किसी को देखा। वो कहती है कि हमें माफ कर देना, पर हमने कभी भी तुम्हारे जैसा किसी को नहीं देखा। एमा कहती है कि बाहर मुझे एक अजनबी मिला जो बता रहा था कि उसने सिटी में मेरे जैसे लोगों को देखा है। मिस्टर वाइट कहते हैं कि हम अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए हमसे झूठ बोलते हैं। एमा को इससे काफी बुरा लगा और वो अपने बेड पर जाकर सो गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी असलियत के बारे में पता लगाना चाहती थी, इसीलिए आधी रात को खिड़की से उतरकर दिमित्री से मिलने के लिए चली गई। वो पूछती है कि क्या तुम बता सकते हो कि मेरे जैसे लोग कहाँ रहते हैं। दिमित्री कहता है कि अगर तुम सच में असलियत का पता लगाना चाहती हो तो खुद चलकर देख सकती हो। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी दिमित्री एमा को एक बोरी में पकड़ लिया। वो कहता है कि तुम्हें सिटी में बेचने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ हम साइंटिस्ट एडवर्ड वुल्फ और उसके साथ ही सांशो को देखते हैं। दोनों सिटी की रॉयल एकेडमी में आते हैं। वहाँ एडवर्ड का प्रोफेसर निकोलाई पहले से मौजूद था। वो कहता है कि आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। एडवर्ड को इससे काफी अच्छा लगता है और वो एकेडमी प्रोफेसर को अपनी रिसर्च दिलाने के लिए अंदर चला गया। वो बोर्ड पर छोटे इंसानों की ड्राइंग बनाकर कहता है कि हम सब जानते हैं कि सदियों से इस दुनिया में कितने सारे जीव जंतु पैदा होकर मारे गए। इसी तरह मुझे यकीन है कि ये जीव भी इस दुनिया में रहे होंगे और मुझे मिथिकल बुक में इसके सबूत भी मिले। प्रोफेसर केट कहती है कि हम साइंटिस्ट हैं और हम किसी कहानियों पर भरोसा नहीं करते। बिना किसी ठोस सबूत के हम तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। एडवर्ड उन्हें कुछ स्टोन्स दिखाता है जिसमें छोटे इंसानों के हाथों के निशान और कुछ पेंटिंग से बनी हुई थी। एडवर्ड कहता है कि इस प्रजाति के जीवों के पास 5 उंगलियां थी, इसीलिए मैंने इसे 5 फिंगर बिस्ट का नाम दिया। वो अपनी 5वीं उंगली को तीर और कमान चलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, यहाँ तक कि उनके शरीर पर हमारी तरह फर नहीं थे।
इन सब चीजों को देखने के बाद भी प्रोफेसर को 5 फिंगर बिस्ट के होने का विश्वास नहीं होता। एडवर्ड उन्हें एक स्केलेटन दिखाता है जिसे देखकर वो सब दंग रह गए, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि 5 फिंगर बिस्ट उस स्केलेटन के पेट के अंदर है तो निराश हो गए। अचानक छोटे इंसान का स्केलेटन उस दूसरे स्केलेटन से बाहर निकल जाता है। प्रोफेसर गोड कहते हैं कि इस एकेडमी में प्रोफेसर निकोलाई की काफी इज्जत है और वो तुम्हारे मेंटोर हैं। सिर्फ उनके कहने पर हम तुम्हारी रिसर्च को देख रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसी बेकार चीजों को दिखाकर हमारा वक्त बर्बाद करो। अगर तुमने जिंदा 5 फिंगर बिस्ट को ढूंढ लिया तो हम तुम्हें ग्रेटेस्ट डिस्कवरी अवार्ड दिलाएंगे। एडवर्ड उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर उसे बाहर भेज दिया गया, जिससे वो निराश हो जाता है और निकोलाई उसे समझाने लगा। दिमित्री वहां आकर सांशो से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगे। वो कहता है कि तुमने पिछली बार मुझे फिनिक्स फेदर बोलकर एक चिकन का पंख बेचा था, पर इस बार मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करने वाला। दिमित्री उसे अपनी बातों में फंसाकर मना लेता है और उसे एमा दिखाते हैं जिसे उसने पिंजरे में कैद किया हुआ था। उसे देखकर सांशो के होश उड़ गए। वो कहता है कि एकदम उसी तरह दिखाई दे रही है जैसा बॉस एडवर्ड अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे थे। ये कहकर वो दिमित्री के साथ एमा को खरीदने का सौदा करने लगा। निकोलाई एडवर्ड से कहता है कि अगर प्रोफेसर से तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे तो क्यों ना तुम एक जिंदा 5 फिंगर बिस्ट को ढूंढो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें वो मिल जाएगा। एडवर्ड कहता है कि मैंने आपको निराश किया, पर इस बार मैं कुछ भी करके 5 फिंगर बिस्ट को ढूंढ लूंगा। मैं सांशो को लेकर 5 फिंगर बिस्ट को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ और अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो सांशो के पास आ गया। सांशो से एमा दिखाता है जिससे एडवर्ड दंग रह गया। वो दिमित्री को उसे पिंजरे से बाहर निकालने के लिए कहता है। दिमित्री कहता है कि तुम अपनी मर्जी से इसे पिंजरे से बाहर नहीं निकाल सकते, पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। एमा को इससे बहुत गुस्सा आता है और वो दिमित्री का कान पकड़कर कहती है कि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं हूँ जो तुम मुझे अपनी मर्जी से बेच रहे हो। एडवर्ड उसे पैसे देकर एमा को पिंजरे से बाहर निकालने लगा, पर वो वहाँ से भाग जाती है। एडवर्ड सांशो के साथ मिलकर उसका पीछा करने लगा, मगर वो बचकर गटर के अंदर चली जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात न्यूटन नाम के टर्टल से हुई। वो एमा से डर रहा था, इसीलिए परछाई की मदद से एक राक्षस बनाकर उसे डराकर वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, मगर एमा को उससे डर नहीं लगता और वो उसके पास चली गई। वो न्यूटन के साथ हैंड शेक करती है, पर उसके पास एक मैकेनिकल आर्म था जिसकी वजह से वो दूर हो गई। न्यूटन एमा को अपनी बनाई हुई चीजें दिखाता है जिससे वो खुश हो गई। तभी एडवर्ड और सांशो वहाँ गए। एमा को लग रहा था कि वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो न्यूटन को लेकर वहाँ से जाने लगी। एडवर्ड भी सांशो के साथ मिलकर उनके पीछे जाने लगता है, मगर न्यूटन उन्हें अपने बनाए हुए ट्रैप्स में फंसाकर वहाँ से भाग गया, पर वो एमा से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका आर्म घास में कहीं खो गया। दोनों इधर उधर ढूंढने लगते हैं। एक बर्ड ने आर्म को अपनी चोंच में दबाया हुआ था। एमा उससे आर्म मांगती है, पर उसने आर्म देने से मना कर दिया और वो पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। एमा पत्तियों की मदद से बर्ड बनकर उसके पास चली गई और आर्म लेने की कोशिश करती है, पर उसके सिर से पत्तियां नीचे गिर गई और बर्ड को उसकी असलियत पता चल जाती है। उसने हमला करके एमा को पेड़ से नीचे गिरा दिया। तभी एक बियर वहां आ गया। उसे देखकर बर्ड बहुत ही ज्यादा डर गया था और उसके मुंह से आर्म नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि मैं बस अपने नए दोस्तों के साथ जंगल में घूमने के लिए आया था। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। एमा न्यूटन को उसका आर्म देकर कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हारा घर बर्बाद हो गया। वो कहता है कि मैं एक इन्वेंटर हूँ, मैं दोबारा उन चीजों को बना सकता हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। उन दोनों की दोस्ती को देखकर बियर उन्हें अपने एनिमल फॉरेस्ट क्लब के बारे में बताने लगे। एमा क्लब में शामिल नहीं होना चाहती थी और न्यूटन के साथ वहाँ से जाने लगती है। बियर को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। उसे देखकर एमा डर गई और शांति से उसकी बातें सुनने लगती है। एडवर्ड और सांशो छिपकर उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन बियर ने उन्हें पकड़ लिया। वो उन दोनों को भी अपने क्लब में शामिल करके एमा और न्यूटन से हैंडशेक करने के लिए कहता है। एमा एडवर्ड के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती थी, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी उससे हाथ मिलाना पड़ा। बियर एमा को एक स्पेशल विसल देकर कहता है कि अगर तुम कभी भी खतरे में हो तो इस विसल को बजाना, हमारे क्लब मेंबर्स तुम्हारी मदद के लिए जरूर आएंगे। एमा न्यूटन के साथ आगे बढ़ जाती है। सांशो से पकड़ने के लिए जाता है, पर एमा ने उसे विसल दिखाकर रोक दिया। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं बियर को यहाँ बुला लूंगी और वो तुम्हें बहुत मारेगा। एडवर्ड कहता है कि मैं एक साइंटिस्ट हूँ और हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहते। अगर तुम मेरे साथ आओ तो मैं तुम्हें फेमस बना दूंगा और इस तरह मेरी रिसर्च भी साबित हो जाएगी। वो कहती है कि मैं किसी
किसी म्यूजियम में स्टैचू बनकर खड़ी नहीं होना चाहती। मुझे अपनी आजाद जिंदगी पसंद है और मैं अपने जैसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। एडवर्ड कहता है कि डॉक्टर क्यों तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वो पूरी दुनिया में घूम चुके हैं। अगर कोई हमारी मदद कर सकता है तो सिर्फ डॉक्टर क्यों है। तुम बस मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। एमा ने मना कर दिया और वहाँ से जाने लगी, पर अचानक वो एक चट्टान से नीचे गिर जाती है। एडवर्ड बिना कुछ सोचे समझे उसे बचाने के लिए कूद गया। एमा एक पेड़ को पकड़कर गिरने से बच जाती है, पर एडवर्ड जमीन पर जा गिरा और उसे काफी चोट लगती है। एमा इससे काफी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आता कि आखिर एडवर्ड ने उसे बचाने के लिए खुद को खतरे में क्यों डाला। वो पूछता है कि आखिर तुम मुझे क्यों बचाना चाहते थे। एडवर्ड कहता है कि तुम नहीं जानती, पर तुम बहुत ही ज्यादा खास हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। इससे एमा को एडवर्ड पर भरोसा होने लगा और वो डॉक्टर क्यू से मिलने के लिए उसके साथ चली गई। वो सब डॉक्टर क्यू के घर पहुंच जाते हैं, मगर उन्होंने एडवर्ड को पहचानने से मना कर दिया और वो दरवाजा लगाकर घर के अंदर चले गए। एडवर्ड कहता है कि यह दुनिया गोल है। ये बात सुनकर डॉक्टर क्यू तुरंत घर से बाहर आ गए। वो कहते हैं कि अब मुझे याद आ गया, तुम सफाई वाले हो जिन्हें मैंने बुलाया था। हैरानी की बात है कि तुम भी इस बात को जानते हो कि यह दुनिया गोल है। एडवर्ड समझ जाता है कि डॉक्टर क्यू को भूलने की बीमारी है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ सफाई वाला बनकर घर की सफाई करने लगा। एमा उससे पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह किसी भी तरह हमारी मदद कर सकते हैं। एडवर्ड कहता है कि डॉक्टर क्यू साइंस एकेडमी के प्रोफेसर थे, पर जब उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की ये दुनिया गोल है तो उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया। वो डॉक्टर क्यू को एमा को दिखाकर उनसे पूछता है कि आपने पूरी दुनिया में घूमकर बहुत सारी नई प्रजातियों का पता लगाया, तो क्या आपने इस जैसे किसी जीव को पहले कभी देखा है। एमा को देखकर डॉक्टर क्यू चौंक गए। वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा कभी देख सकूंगा, पर आखिर तुम यहाँ कैसे आ गई और तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं। एडवर्ड पूछता है कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि एमा के प्रजाति के लोगों को कहाँ ढूंढ सकते हैं। डॉक्टर क्यू अपने बनाई हुई ग्लोब को देखकर बताते हैं कि जब मैं अपनी रिसर्च को साबित करने के लिए दुनिया का चक्कर लगा रहा था तो समुद्र के बीच मौजूद एक आइलैंड में पहुंचा जहां इसकी तरह बहुत सारे बोनों को देखा। एमा बहुत खुश थी कि उसे अपनी प्रजाति के बारे में पता चल गया, पर जिस जगह पर डॉक्टर क्यू आइलैंड बता रहे थे वहाँ समुद्र के अलावा कुछ मौजूद नहीं था, जिससे वो निराश हो गई। अचानक डॉक्टर क्यू की आदत चली जाती है। उन्होंने एडवर्ड और उसके दोस्तों को घर से बाहर निकाल दिया। एमा और एडवर्ड को डॉक्टर क्यू की बातों पर भरोसा था, इसीलिए वो समुद्र में जाकर उस आइलैंड को ढूंढने का फैसला कर लेते हैं, पर उन्हें समुद्र पार करने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। न्यूटन कहता है कि मैं काफी वक्त से हॉट एयर बलून नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मेरे पास उसका ब्लूप्रिंट भी है। हम उसकी मदद से समुद्र पार कर सकते हैं। एडवर्ड ब्लूप्रिंट की मदद से अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉट एयर बलून बना लेता है। सब उसके अंदर बैठकर आइलैंड ढूंढने के लिए चले गए। एमा को डर लग रहा था कि अगर उसकी प्रजाति के लोगों ने उसे नहीं अपनाया तो क्या होगा, पर एडवर्ड उसे मोटिवेट करके अच्छा महसूस करवाता है। अचानक कुछ जायंट बर्ड उनकी तरफ आने लगी। एक बर्ड ने बलून पर अपना नाखून लगा दिया, जिसकी वजह से बलून में छेद हो जाता है और वो धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगे। घबराहट में सांसों से क्राफ्ट का स्टीयरिंग भी तोड़ दिया। तभी वो छेद बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो तेजी से गिरने लगे। वो भारी सामानों को क्राफ्ट से नीचे गिराते हैं, पर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एडवर्ड छेद को बंद करने के लिए ऊपर जा रहा था, लेकिन एमा ने उसे रोक दिया क्योंकि उसका वजन काफी ज्यादा था। वो खुद बलून के ऊपर आकर सुई धागे की मदद से छेद को बंद कर देती है, जिसकी वजह से वो समुद्र में गिरने से बच गए और दोबारा उड़ने लगते हैं। अगले दिन वो छोटे इंसानों के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। एमा और एडवर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, पर अचानक बोनों ने तीरों से उन पर हमला कर दिया। एक तीर एडवर्ड को लग गया। तीर पर जहर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। एमा उसके कंधे पर बैठी हुई थी और वो भी उसके साथ ही नीचे गिर जाती है। न्यूटन उन्हें बचाना चाहता था, पर सांशो क्राफ्ट को मोड़कर आइलैंड से दूर ले गया। जब एडवर्ड को होश आता है तो छोटे इंसानों ने उसे बांधा हुआ था, पर उन्होंने एमा को खुला छोड़ा होता है। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर इंसानों ने उसकी बात नहीं सुनी और वो दोनों को अपनी क्वीन के पास लेकर जाते हैं। आसपास की चीजों और आर्किटेक्चर को देखकर एडवर्ड के होश उड़ गए। वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो अपनी रिसर्च को सबके सामने साबित कर सकेगा। क्वीन एडवर्ड से पूछती है क्या आखिर तुम्हें हमारे बारे में पता कैसे चला और तुम यहाँ किस लिए आए हो। वो कहता है कि एमा को अपनी प्रजाति के लोगों को ढूंढना था और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे अपनी रिसर्च साबित करनी थी, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। वो क्वीन से उनके रहन सहन और बाकी चीजों के बारे में पूछने लगा, जिससे परेशान होकर क्वीन उस पर हमला करवा देती है।
है। एमा उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। एडवर्ड को इससे काफी गुस्सा आता है और वो रस्सी तोड़कर आजाद हो गया। सब इससे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और क्वीन ने एक लीवर दबाकर उन दोनों को गहरे खड्डे में गिरा दिया। तभी सांशो ने छोटे इंसानों पर हमला कर दिया। वो क्वीन और उसके साथियों को एक बोरे में पकड़ लेता है। एमा को इससे काफी गुस्सा आया और वो उन्हें आजाद करने के लिए कहती है, मगर सांशो ने उन्हें आजाद करने से मना कर दिया। वो एडवर्ड से कहता है कि निकोलाई ने मुझे पैसे देकर खासकर छोटे इंसानों को पकड़ने के लिए तुम्हारे साथ भेजा। अब मैं इनकी मदद से अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड कहता है कि मैं निकोलाई को एक अच्छा इंसान समझता था, पर उसने एक शुरुआत से ही मेरा फायदा उठाया। एमा कहती है कि इन सब में मेरी गलती है। अगर मैं अपनी प्रजाति के लोगों को ढूंढने की जिद नहीं करती और अपने मॉम डैड की बात मानती तो ये कभी नहीं होता। तभी न्यूटन वहाँ गया। वो अपने मैकेनिकल आर्म की मदद से उन्हें खड्डे से बाहर निकाल लेता है। वो बताता है कि सांशो ने मुझे समुद्र में फेंक दिया और शार्क्स ने मेरे ऊपर हमला कर दिया, मगर मैंने अपने मैकेनिकल आर्म की मदद से तेजी से शार्क से पीछा छुड़वाया और मैं आइलैंड पर आ गया। सांशो हमारे हॉट एयर बलून लेकर यहाँ से भाग चुका है और उसने क्वीन के साथ उसके 2 दोस्तों को भी पकड़ लिया। मैं दोबारा हॉट एयर बलून बना सकती हूँ, पर उसके लिए हमें छोटे इंसानों की मदद लेनी होगी। एमा उनसे मदद मांगने के लिए जाती है, पर अपनी क्वीन के किडनैप होने की वजह से उन्हें काफी गुस्सा आ रहा था और वो उसे बुरा भला कहने लगे। एमा उन्हें समझाती है कि मेरी खुदगर्जी की वजह से आप सब लोग इस मुसीबत में फंसे हैं और मैं इसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस तुम लोगों की मदद चाहिए और मैं वादा करती हूँ कि मैं क्वीन और उनके दोस्तों को वापस लेकर आऊंगी। प्रिंस अपनी मॉम को खतरे से बाहर निकालना चाहता था और वो एमा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसे देखकर बाकी लोग भी उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। प्रिंस एमा को एक शंख देकर कहता है कि जब तुम मेरी मॉम से मिलो तो उन्हें ये देना, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा कर लेगी। एमा उससे क्वीन को बचाने का वादा करती है। वो इंसानों के साथ मिलकर उनके टेंट के कपड़ों की मदद से हॉट एयर बलून बनाकर सिटी की तरफ चली गई। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिस वाइट को एमा कहीं नहीं मिल रही थी। वो पूरे गाँव से उसके बारे में पूछ लेते हैं, पर फिर भी उन्हें कुछ पता नहीं चलता। मिस्टर वाइट को न्यूज़पेपर में एक खबर दिखाई देती है जिसमें प्रोफेसर निकोलाई छोटे इंसानों की अपनी रिसर्च को अपने सामने रखने वाला था। मिस्टर एंड मिस वाइट को लगता है कि एमा भी वहीं होगी, इसीलिए रॉयल एकेडमी में चले जाते हैं। एडवर्ड निकोलाई के घर के बाहर जाकर लोगों के साथ मिलकर उसके लिए चीयर करने लगा, पर जब निकोलाई लोगों से मिलने के लिए बाहर आता है तो एडवर्ड उसे सबके सामने झूठा और फरेबी कहकर बुलाने लगा। निकोलाई उसे अपनी बातों में उलझाकर घर के अंदर लेकर जाता है ताकि किसी को उसकी असलियत पता न चले। वो मीठी मीठी बातें करके एडवर्ड को समझाने की कोशिश करता है ताकि वो किसी को उसकी असलियत ना बता पाए। मौके का फायदा उठाकर एमा क्वीन और उसके साथियों को आजाद करने के लिए चली गई, पर सांशो पहले से वहां मौजूद था। उसने एडवर्ड को देख लिया था और उसे काफी डर लग रहा था, इसीलिए वो शराब पीकर खुद को शांत करने लगा, पर ज्यादा शराब पीने की वजह से वो बेहोश हो गया। एमा पिंजरे की चाबी लेकर क्वीन और उसके दोस्तों को आजाद कर देती है, पर क्वीन को उस पर भरोसा नहीं था और वो उसे ही इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराने लगी। एमा उसे प्रिंस का दिया हुआ शंख देकर कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से ये सारी परेशानी खड़ी हुई है और मैं अपनी गलती को मानती हूँ। मुझे बस इसे ठीक करने का एक मौका चाहिए। मैं आपको वापस आइलैंड पर ले जाना चाहती हूँ। शंख देखकर क्वीन को उस पर भरोसा हो गया। वो बताती है कि तुम भी छोटे इंसानों के आइलैंड पर पैदा हुई थी। जब तुम 2 साल की थी तो डॉक्टर क्यू नाम का प्रोफेसर आइलैंड पर आ गया। मैंने उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा किया, पर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उस वक्त तुम भी डॉक्टर क्यू की बोट पर बैठकर उनके साथ चली गई थी। एमा को भी बचपन की याद आती है कि वो एक बोट पर थी, पर अचानक समुद्र में खतरनाक तूफान आ गया जिसकी वजह से वो बोट डूब जाती है। एमा एक बीच पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उस वक्त मिस्टर एंड मिस वाइट ने उसे देखा और अपने साथ घर ले गए, लेकिन तभी सांशो को होश आ गया और वो एमा को भी पिंजरे में बंद कर देता है। वो पिंजरे को लेकर निकोलाई के पास जाने लगा, पर एमा क्वीन का स्टाफ लेकर उसकी उंगलियों पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से पिंजरा उसके हाथों से नीचे गिर गया। एमा और उसके साथी पिंजरे से बाहर निकल चुके थे। एडवर्ड उन्हें एक बैग के अंदर पकड़कर वहां से दूर भागने लगा। वो एक वुडन प्लैंक की मदद से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन निकोलाई उस प्लैंक को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा, जिस वजह से वो प्लैंक से लटक जाता है। एमा को नीचे अपने पेरेंट्स और बियर दिखाई देते हैं। वो विसल बजाकर बियर से मदद मांगती है। बियर बर्ड को उसकी मदद करने के लिए भेज देता है। एडवर्ड बैग के साथ नीचे गिर गया, पर एमा बैग से बाहर निकलकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन बर्ड
ने वक्त रहते उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। निकोलाई एडवर्ड से बैग लेने वाला था पर बियर वहां गया। मौके का फायदा उठाकर एडवर्ड वहां से भाग जाता है। बियर निकोलाई को अपने फॉरेस्ट क्लब के बारे में बताने लगता है। सांशो वहां आकर कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही इसे क्लब के बारे में बता दिया और ये जल्दी हमारे क्लब में आ जाएगा। ये कहते हुए वो निकोलाई को बियर से दूर ले गया। एमा अपने पेरेंट्स से मिलकर बहुत खुश होती है। एडवर्ड उन्हें बैग देकर कहता है कि आपको क्वीन और उनके साथियों को पहाड़ी पर मौजूद हॉट एयर बलून पर पहुंचाना होगा ताकि हमारा साथी न्यूटन इन्हें इनके आइलैंड पर छोड़ सके। यह कहकर वो निकोलाई का ध्यान भटकाने के लिए चला गया। मिस्टर व्हाइट एमा को उसकी गुलेल दे देते हैं और मिस व्हाइट के साथ बैग लेकर पहाड़ी की तरफ चले गए। दिमित्री ने छिपकर ये सब देख लिया था। निकोलाई एडवर्ड को पकड़कर उससे छोटे इंसानों के बारे में पूछता है। तभी दिमित्री वहां गया। वो पैसों के बदले निकोलाई को बैग की जानकारी देने के लिए तैयार था, मगर निकोलाई उसे डराकर बैग के बारे में पूछता है, जिसे डरकर वो बता देता है कि 2 लामा बैग लेकर पहाड़ी की तरफ जा रहे थे। निकोलाई बिना वक्त गवाए सांशो के साथ कार्ड में बैठकर उनके पीछे जाने लगा। एडवर्ड उसे रोकने की कोशिश करता है पर फिर भी उसने मिस व्हाइट से बैग छीन लिया। एमा बट के ऊपर बैठकर गुलेल की मदद से निकोलाई पर हमला करती है। एडवर्ड उसे बैग छीनने की कोशिश करता है पर उसके हाथ से बैग नीचे गिर गया और उसके अंदर से आलू बाहर निकलते हैं। निकोलाई को समझ में आ जाता है कि छोटे इंसान अभी भी दोनों लामा के पास है, इसीलिए वो उनके पीछे चला गया। एमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी पर निकोलाई उसे पकड़ लेता है। एडवर्ड को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एमा को छुड़ाकर निकोलाई से लड़ने लगा, जिसकी वजह से वो पहाड़ से नीचे समुद्र में गिर जाता है। एडवर्ड भी नीचे गिरने वाला था पर मिस्टर एंड मिस व्हाइट ने उसे बचा लिया। निकोलाई शार्क के बीच फंस चुका था और सांशो उसकी मदद करने के लिए जाने लगा, पर एमा उसे बियर के नाम से धमकी देकर वहां से भगा देती है। वो छोटे इंसानों के आइलैंड पर जाने वाली थी पर उसे अपने पेरेंट्स को छोड़ने पर बहुत अफसोस था, जिस वजह से वो रोने लगी। पर मिस्टर एंड मिस व्हाइट उसे समझाकर शांत कर देते हैं। क्वीन एडवर्ड पर भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो उसे भी अपने आइलैंड पर आने की इजाजत दे देती है। वो सब हॉट एयर बलून पर बैठकर आइलैंड की तरफ चले जाते हैं। इसी के साथ कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।